पर ध्यान से देखिए, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है पृथ्वी की गतियां। क्या बच्चे? पृथ्वी की गतियां। बच्चे याद रखिएगा, पृथ्वी की गतियां एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आना ही आना है, और अगर नहीं भी तो बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स है। तो चलिए हम पृथ्वी की गतियों को अच्छे से समझें, ठीक है। लेकिन इससे बच्चे बताने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्ड पहले समझा देता हूँ। बच्चे याद रखिए, जैसे जो पृथ्वी शब्द है, यहाँ देखिए बच्चे, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? हम प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी को इंग्लिश में हम प्लैनेट कहते हैं। जो प्लैनेट है बच्चे, वो एक लैटिन अमेरिकी शब्द है, ठीक है, प्लैनेटाई। क्या बोलते हैं बच्चे? प्लैनेटाई। यानी कि प्लैनेट एक लैटिन अमेरिकी शब्द से बना है जिसका नाम है प्लैनेटाई, और इसका मतलब होता है घूमने वाला। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? घूमने वाला। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी का एक और अर्थ है, और वो अर्थ क्या है? घूमने वाला। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी का एक और अर्थ है, और वो अर्थ क्या है? घूमने वाला। तो बच्चे मैंने यही तो आपको लिखवाया है, पृथ्वी की गतियां। क्लियर है? तो चलिए, गतियों से ही पता चल रहा है कि घूमने वाला है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन ये है कि घूमने वाला है तो कैसे घूमने वाला है? क्लियर है? तो यहां सभी लोग याद रखेंगे कि बच्चे ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें दो प्रकार की गतियां हैं। कितने प्रकार की गतियां हैं बच्चे? दो प्रकार की गतियां हैं। जो पहली गति है हम उसको कहते हैं घूर्णन, और इंग्लिश में हमने उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया बच्चे? रोटेशन। और जो दूसरी गति है उसे हम कहते हैं परिक्रमा, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी में दो प्रकार की गति है, पहले को घूर्णन कहते हैं और दूसरे को परिक्रमा, रोटेशन और रेवोल्यूशन। एक बात सभी बच्चे याद रखिए, गलती हम ये करते हैं कि हम दोनों को मिक्स करके एक में पढ़ लेते हैं। बच्चे ये गलत है। याद रखिए, घूर्णन पूरे तरीके से अलग है और रेवोल्यूशन यानी परिक्रमा पूरे तरीके से अलग है। कमीशन जो आपसे क्वेश्चन पूछती है बच्चे, वो घूर्णन से एकदम अलग पूछती है और परिक्रमा से एकदम अलग पूछती है। हमें दोनों को मिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है। जो कमीशन चाहती है उसी के मुताबिक हम अपनी पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? तो बच्चे इसमें देख सकते हैं कि जो मैं सबसे पहली गति है, मैंने क्या नाम लिखा है बच्चे? उसका घूर्णन। तो हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया? घूर्णन। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर वो है घूर्णन है। क्लियर है? तो चलिए बच्चे हम घूर्णन को पढ़ना शुरू करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि कहने को ये चैप्टर थोड़ी टिपिकल है या टफ है। तो बच्चे टिपिकल टफ क्या होता है मुझे नहीं पता, हाँ मुझे बस ये पता है कि आपको जो समझा रहा हूं बस उसे आपको बखूबी समझना है बच्चे। और जब आप क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे और सारे प्रश्न आपके बनने लगेंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, हमारा जो पहली गति है वो क्या है? घूर्णन। तो सबसे पहले हमें घूर्णन को समझना है। तो बच्चे घूर्णन को समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि पहले आपको घूर्णन की परिभाषा, डेफिनेशन देता हूं। और बच्चे जब मैं घूर्णन की परिभाषा लिखवाऊंगा उसमें एक शब्द मैं अंडरलाइन करूंगा, आप बस उसे दिमाग में रखना बच्चे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर है? चलिए यहां सभी बच्चे देखिए कि घूर्णन की परिभाषा क्या होती है। मैं पहले इसकी परिभाषा लिख दूं, ठीक है? यहां केयर कीजिएगा बच्चे, यदि कोई वस्तु, बच्चे मैंने पृथ्वी नहीं कहा, मैंने क्या कहा? यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर या सहारे या चारों तरफ गति करे, घूर्णन गति कहलाती है। क्लियर है? ओके सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन क्या लिखा है बच्चे? कि यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर या अपने अक्ष के सहारे या अपने अक्ष के चारों तरफ गति करे तो हम इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं।
इसका मतलब है बच्चे कि आपको अक्ष शब्द याद होना चाहिए और कुछ नहीं। एक चीज यहां केयर कीजिएगा बच्चे कि जो अक्ष है, मैं आपको ये भी यहां पर लिख देता हूं कि आप अपनी जानकारी के लिए याद रखना बच्चे कि जो अक्ष है हम इसे इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सिस। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे बस इतना याद रखना कि अगर कोई वस्तु अपने अक्ष के, देखिए मैंने इसका इंग्लिश नाम यहां लिख दिया एक्सिस। क्लियर है? तो बस इतना याद रखना बच्चे कि अगर कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर या अक्ष के सहारे या अक्ष के चारों तरफ गति करे उसे ही क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो आपको बस बच्चे अक्ष शब्द याद रखना और कुछ भी नहीं। अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सिस। बस इतना देखना कि कोई भी बॉडी हो बच्चे, कोई भी बॉडी अगर वो अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है या अपने अक्ष पर घूम रही है या अक्ष के सहारे घूम रही है, तभी हम इस गति को क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। और बच्चे मैंने इसका एग्जाम्पल आपको क्या दे दिया? जैसे पृथ्वी। क्लियर है बच्चे? तो इसका मतलब है कि मैंने पृथ्वी को उदाहरण बना दिया घूर्णन गति का, यानी पृथ्वी भी बच्चे अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। लेकिन मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये अक्ष होता कैसे है, हमें पता कैसे चला, और अक्ष की परिभाषा क्या है, और अक्ष पृथ्वी पर कहां है? क्लियर है? तो बच्चे ये चार प्रश्न हमारे सामने आ गए कि हमें अक्ष का पता कैसे चलेगा, अक्ष है कहां, पृथ्वी पर कैसे पता किया, और अक्ष की परिभाषा क्या है। तो बच्चे मैं अक्ष को समझाने के लिए आपके सामने सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूं। यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। यहां क्या किया बच्चे, मैंने एक पृथ्वी का चिन्ह बना दिया। देख रहे हैं बच्चे, पृथ्वी का मैंने आपको ग्राफ बनाया। अच्छा, ये है पृथ्वी के बीचों बीच बच्चे, उसका केंद्र क्या है? पृथ्वी का केंद्र। मैंने आपको बताया था ना बच्चे कि जब भी मैं केंद्र शब्द कहूं तो आपका दिमाग कहां जाएगा? जमीन के नीचे बीचों बीच। ये मैंने बता दिया था। तो ये देखिए बच्चे, जमीन के बीचों बीच क्या है? पृथ्वी का केंद्र। क्लियर है? अच्छा बच्चे, यहां पर क्या होता है? नॉर्थ पोल आपको सिखाया था, और यहां पर क्या होता है? साउथ पोल। तो हमने देखा बच्चे कि ये ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल। अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि मैंने पृथ्वी पर क्या किया कि एक काल्पनिक रेखा खींच दी। क्या लिख दी बच्चे? एक काल्पनिक रेखा। अब मैं आपसे सिंपल यही प्रश्न पूछ रहा हूं, सही बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। मैं सिंपल आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं बच्चे कि ये जो काल्पनिक रेखा है ये आपको क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है? तो आप क्या कहेंगे बच्चे? तो देखिए बच्चे, हमें पहली नजर में क्या लगता है कि ये जो रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे। देख रहे हैं बच्चे, क्या लगता है हमें पहले कि ये जो रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। लेकिन ये बात 100% गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं बच्चे कि ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो फिर आप क्या है बच्चे? गलत सोच रहे हैं। क्लियर है? देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चे ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। तो ये रेखा किससे गुजर रही है? केंद्र से, और केंद्र तो जमीन के नीचे बीचों बीच है। ठीक है बच्चे, यहां देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे गोल बना दूं, क्लियर है, तो देख सकते हैं केंद्र कहां आ गया? बीचों बीच। तो हमने पहले देखा कि ये रेखा तो पृथ्वी के केंद्र से गुजर रही है। तो बच्चे बॉडी तो इसके चारों तरफ ऐसे गोल हो गई। तो जब बॉडी चारों तरफ गोल हो गई और बीचों बीच ये रेखा गुजर गई, तो क्या ये कभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी? कभी नहीं बांट सकती। ठीक, तो बच्चे पहले हमने क्या देखा कि ये जो रेखा है, बच्चे यहां ध्यान से देखिएगा कि पहले हमने क्या देखा कि ये जो रेखा है कहां से गुजर रही है बच्चे? तो केंद्र से गुजर रही है। देखो बच्चे, एकदम सिंपल है। कहां से गुजर रही है? ये केंद्र से गुजर रही है। तो पहले हमने देखा कि रेखा केंद्र से गुजर रही है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बच्चे ध्यान से देखिए, तो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है। देख रहे हैं बच्चे, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है। तो फिर हमने ये देखा कि एक तो रेखा केंद्र से गुजर रही है, और फिर उत्तरी ध्रुव को, क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ रही है। क्या कर रही है बच्चे? जोड़ रही है। क्लियर है?
तो हमने ये देखा बच्चे कि ये जो रेखा है ये क्या है बच्चे, पहले तो याद रखिएगा कि ये सारी रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा। क्लियर है? तो हमने देखा बच्चे कि ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से गुजर रही है। और फिर क्या देखा हमने बच्चे कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ रही है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़े और पृथ्वी के केंद्र से गुजरे उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब समझ में आया बच्चे? इसका मतलब है कि ये जो काल्पनिक रेखा है यही क्या है, पृथ्वी का अक्ष है, यानी कि एक्सिस है। एकदम पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अक्ष क्या है, तो आप कहेंगे कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो बच्चे हमने देखा कि यह काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है और यही केंद्र से गुजर रही है, हमने इसे क्या कह दिया, अक्ष कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले हमने अक्ष तो सीख लिया, लेकिन बच्चे यहीं पर एक सवाल है। सवाल ये पूछा है बच्चे आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देशांतर रेखा और अक्ष में क्या अंतर है। क्या प्रश्न है बच्चे? कि देशांतर रेखा और अक्ष में क्या अंतर है। तो बच्चे एक काम करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको देशांतर रेखा बना देता हूं। ये देखिए बच्चे, मैंने देशांतर रेखा बना दिया। अब यहां पर केयर कीजिए कि आपसे पूछा गया कि देशांतर रेखा और अक्ष में क्या अंतर है, यही पूछा गया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि अक्ष भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। वेरी गुड। देशांतर को भी देखिए बच्चे, ये भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। तो हमने देखा कि जो देशांतर है ये भी बच्चे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। इसका मतलब है एक्सिस की तरह, यही है ना बच्चे? क्लियर है? अब देखो, तो हमने देखा कि ये भी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है, जिस तरह एक्सिस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। लेकिन बच्चे केयर करो कि एक्सिस जहां केंद्र से गुजरती है, अक्ष जहां केंद्र से गुजरती है, वहीं देशांतर रेखा किससे गुजरती है, सतह से गुजरती है। तो याद रखिएगा कि मिलाती है तथा केंद्र से न गुजरकर, तथा केंद्र से न गुजरकर, तथा केंद्र से न गुजरकर सतह से गुजरती है। केंद्र से न गुजरकर सतह से गुजरती है और इसी क्या है बच्चे, देशांतर रेखा। पूरी बात समझ में आई? अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अक्ष और देशांतर रेखा में क्या अंतर है, जो पूछा गया है, तो आप सीधे कहना बच्चे कि अक्ष भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देशांतर रेखा भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, लेकिन जहां अक्ष पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है वही देशांतर रेखा जो है वो केंद्र से न गुजरकर कहां से गुजरती है बच्चे, सतह से गुजरती है। क्लियर है? ये देखिए, ये केंद्र से गुजर रही है और यह कहां से गुजर रही है, सतह से गुजरती है। और एक तरफ या चारों तरफ, तो क्या बोलेंगे बच्चे, चारों तरफ। तो जरा सोचो बच्चे कि अगर चारों तरफ इस तरह से देशांतर रेखा होती तो हर तरफ से कहां से गुजर रही है, सतह से ही तो गुजर रही है। तो क्या देशांतर रेखा की लंबाई में कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं। तो सभी बच्चे याद रखना कि देशांतर रेखा की लंबाई, क्लियर है बच्चे, देशांतर रेखा की लंबाई अपरिवर्तनशील है। क्या है बच्चे? अपरिवर्तनशील है। इसका मतलब है कि देशांतर रेखा की लंबाई कभी भी नहीं बदलती। तो चलिए बच्चे, हमने यहां तो सीख लिया कि देशांतर रेखा और अक्ष में क्या अंतर था। क्लियर है? मिटाओ में बच्चे इसको। ओके। अब बच्चे यहीं से हमें फिर कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाना है। मैं अक्ष की परिभाषा रख रहा हूं, पहले देशांतर को मिटा देता हूं। और हाँ, आपको ऑलरेडी मैंने देशांतर पढ़ा दिया है बच्चे, आप तुरंत चाहें तो उसकी रिवीजन कर लेंगे, एक एक चीज ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए बच्चे, मैं फिर से ग्राफ बना देता हूं और यहां से फिर हम चीजों को सीखते हैं। क्लियर है? नाउ लुक, अब पता चल गया बच्चे कि अक्ष किसे कहते हैं और अक्ष और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। बच्चे किसी भी तरह से प्रश्न आए घबराना नहीं, हम तुरंत जवाब दे देंगे। क्लियर है? ये देखिए, बन गया अब अक्ष रेखा। चलिए बच्चे, मैं दोबारा से फिर वही नक्शा बना दूं। ये देखिए, मैंने दोबारा से पृथ्वी बनाया और फिर ये बीचों बीच लाइन खींच दी बच्चे। ये क्या बना दिया, केंद्र। ये क्या बनाया मैंने, नॉर्थ पोल। और ये क्या बनाया मैंने, साउथ पोल। ठीक है? अच्छा, अब यहां देखिए बच्चे, इस तरीके से मैंने आपको शो किया था। ओके,
अब ना ये तो अक्ष थी बच्चे, क्लियर है। चलिए मैं यहां लिख भी दे देता हूं कि ये क्या है, अक्ष है। अब सभी लोग देखो बच्चे, इस दिशा को क्या कहते हैं, वेस्ट, और इस दिशा को क्या कहते हैं, ईस्ट, क्लियर है। अब मैंने ऐसे एरो बनाया। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखिए, तो हमने ये देखा कि पृथ्वी जो है इसी एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, क्लियर है। इसका मतलब है कि घूर्णन में पृथ्वी अपने जगह से नहीं हटती। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि घूर्णन गति में स्थानांतरण नहीं होता, ट्रांसफरिंग ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का स्थानांतरण नहीं होता। तो ये ग्राफ कह रहा है कि पृथ्वी को पश्चिम से पूरब की ओर घूमना है, और किसके चारों ओर घूमना है, एक्सिस के चारों ओर, और इसी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। और जो घूमने की स्पीड है बच्चे वो क्या है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सभी लोग याद रखेंगे कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, क्लियर है, घूर्णन गति वो किस तरफ से है बच्चे, पश्चिम से पूरब की ओर। भूलिएगा नहीं बच्चे, पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, क्लियर है। तो हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या कर रही है बच्चे, घूर्णन गति कर रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चला। बच्चे ये भी आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि हमें पता कैसे चला कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब की ओर है। क्योंकि बच्चे देखो, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पे खड़े होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल ने हमारे पैरों को इतने कस के जकड़ा है बच्चे कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस तरफ गति कर रहे हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हम पृथ्वी पे खड़े होकर पता नहीं कर सकते। लेकिन फिर पता कैसे चला कि हम पूरब की ओर घूम रहे हैं। तो बच्चे याद रखना कि कौन सी घटना, सूर्योदय। बच्चे लोग कहते हैं कि सूर्य जो है पूरब में उगता है। एक बात बताओ बच्चे, क्या सूरज उगता डूबता है या अपनी जगह रहता है? तो क्या बोलेंगे, अपनी जगह रहता है। इसका मतलब है कि सूर्योदय पूरब में, इसका मतलब है पृथ्वी किधर घूम रही थी, पूरब की ओर घूम रही थी। और जैसे वो पूरब की ओर घूम रही थी तो क्या हुआ, सूर्योदय हुआ। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि सूर्योदय की घटना ही साबित करती है कि पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है बच्चे, पश्चिम से पूरब की ओर, क्लियर है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये सूर्योदय की घटना साबित करती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। और यहीं पर बच्चे एक देश है जापान, जो पूरब की तरफ है। तो जापान ने खुद को क्या नाम दिया बच्चे, सूर्योदय का देश। तो याद रखेंगे कि जापान ने खुद को सूर्योदय का देश कहा। और बच्चे एक और चीज है कि जापानी लोगों ने खुद को क्या कहा। तो बच्चे याद रखेंगे कि जापानी लोग खुद को निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, निप्पन। और निप्पन का मतलब होता है सूर्य का पुत्र। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जापान ने खुद को सूर्योदय का देश कहा और जापानी लोगों ने खुद को क्या कहा, निप्पन कहा। और निप्पन का अर्थ क्या है बच्चे, सूर्य का पुत्र। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना बच्चे। मेरा आपसे एक सवाल की ओर हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे आप जानते हैं कि पृथ्वी के वैज्ञानिक रूप को क्या कहते हैं? बच्चे याद रखिएगा, एक सवाल है कि पृथ्वी के वैज्ञानिक रूप को क्या कहते हैं? तो बच्चे ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो क्या बच्चे आप लोगों में से कभी किसी ने ग्लोब देखा है? मैक्सिमम बच्चे आप लोगों में से जरूर किसी ना किसी ने तो ग्लोब देखा ही होगा। तो बच्चे जरा एक बात बताना कि ग्लोब में पृथ्वी सीधी नजर आती है या झुकी हुई? तो हम क्या कहेंगे बच्चे, झुकी हुई। इसका मतलब है ग्लोब में पृथ्वी झुकी हुई है। लेकिन बच्चे अगर मैंने यहां पर जो पृथ्वी का नक्शा बनाया है, सभी लोग ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में पृथ्वी सीधी है या झुकी हुई है? तो बच्चे इस ग्राफ में तो पृथ्वी क्या है, सीधी है। पर वैज्ञानिक रूप ये कहता है कि पृथ्वी सीधी ना होकर क्या है, झुकी हुई है। इसका मतलब है वैज्ञानिक रूप कहता है कि पृथ्वी सीधी नहीं झुकी हुई है। अब हमें इसका मतलब है कि हमने पहले आइडियल रूप को पढ़ा, अब हम किसे पढ़ेंगे, वैज्ञानिक रूप को। पूरी बात समझ में आई? ताकि एक एक आंसर बच्चे हमें दिखने लगे। कुछ भी नहीं रटना आपको मेरी क्लास में, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं रटना बच्चे, बस सीखिए। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके एवरीवन, ना अब जो मैं लिखता हूं फिर उसको समझिए और इसी ग्राफ से बच्चे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे क्वेश्चन जो है कहीं बाहर जाएंगे, क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए बच्चे, मैं पहले एग्जैक्ट फिर से वही पृथ्वी का नक्शा कर दूं। पहले ये चीजें मैं मिटा दूं। ये आप सीख चुके हैं,
ओके। चलिए बच्चे, अब जो आपने सीखा उसी को मैं बता रहा हूं ताकि आप चीजें आपके दिमाग में बैठते चले जाए। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चे, यहां पर जो मैंने लिखा है, मैंने ये लिखा बच्चे कि पृथ्वी के वैज्ञानिक रूप को, पृथ्वी के वैज्ञानिक रूप को ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ग्लोब कहते हैं। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि जो पृथ्वी का वैज्ञानिक रूप है उस वैज्ञानिक रूप को ग्लोब कहते हैं। अच्छा, ग्लोब में ये देखा गया है पृथ्वी जो है बच्चे सीधी न होकर झुकी हुई है। इसका मतलब है कि ग्लोब ये कहता है कि वास्तव में पृथ्वी सीधी न होकर झुकी हुई है। क्लियर है? यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि ग्लोब क्या कहता है कि वास्तव में पृथ्वी सीधी न होकर झुकी हुई है। यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक रूप को ग्लोब कहते हैं और ग्लोब ये कहता है कि पृथ्वी अपने वास्तविक रूप में बच्चे सीधी नहीं होकर क्या है, वो झुकी हुई है। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए ये आपके सामने पृथ्वी है, यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पृथ्वी को झुका रहा हूं। देखो तो बच्चे पता चल रहा है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये गोल जैसी और आप कितना भी झुकाएंगे ये पहिए की तरह मूव करेगी। तो पता कैसे चलेगा पृथ्वी झुकी हुई है? नहीं पता चल रहा। अच्छा, अब देखो बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये बनाया मैंने पृथ्वी का केंद्र और इस केंद्र से मैंने क्या किया बच्चे, एक रेखा खींचा और फिर यहां बनाया नॉर्थ पोल और यहां क्या बनाया, साउथ पोल। और ध्यान से देखो बच्चे, इसी का नाम क्या था, अक्ष है। अब जरा देखो तो क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी सीधी है या झुकी हुई? देखो बच्चे, अब पता चलने लगा कि पृथ्वी झुकी हुई है। इसका मतलब है कि क्या ये कहा जाए बच्चे कि जो वास्तव में पृथ्वी सीधी ना होकर झुकी हुई है, दरअसल पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है? दिख रहा है ना बच्चे, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा था। इसका मतलब है अब हमें एग्जैक्ट पता चला कि पृथ्वी का अक्ष भी क्या है, झुका हुआ। लेकिन बच्चे जरा सोचो, अक्ष झुकेगा तो क्या पोल भी झुका है, ध्रुव भी झुक गया। इसका मतलब है बच्चे कि और अगर मैं तकनीकी रूप से देखूं तो पृथ्वी का अक्ष एवं ध्रुव दोनों झुका हुआ है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? दोनों क्या है, झुका हुआ है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि वास्तव में पृथ्वी सीधी ना होकर झुकी हुई है और जो पृथ्वी का झुकाव है वो दरअसल किसका झुकाव है बच्चे, उसके अक्ष का झुकाव है और उसके ध्रुव का झुकाव है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? चलिए अब इसी चीज को ग्राफिंग पर सीखते हैं। क्लियर है? तो बच्चे हमने यहां ये सीख लिया कि पृथ्वी का अक्ष और ध्रुव क्या है, दोनों झुका हुआ। देख रहे हैं बच्चे बोर्ड पे एकदम साफ साफ एकदम चीजें क्लियर है ना? बच्चे अब जरा एक बात बताओ कि गणित क्या कहता है या विज्ञान कहता है कि बिना रेफरेंस के, बिना संदर्भ के झुकाव नहीं होता। क्या बच्चे मैं गणित में ये कहूं कि झुकाव का मतलब कोण होता है? क्या होता है बच्चे? एंगल। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि गणित में जनरली झुकाव का मतलब क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है। और गणित ये भी कहता है बच्चे कि बिना संदर्भ के कोण या झुकाव नहीं होता। बिना संदर्भ के कोण या झुकाव बच्चे नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें संदर्भ खोजना होगा। जब संदर्भ मिलेगा तभी बच्चे क्या मिलेगा, कोण मिलेगा, क्योंकि बिना रेफरेंस के, बिना संदर्भ के कोण नहीं होता। तो बच्चे पहले पता करो कि पृथ्वी का वो संदर्भ क्या है जिससे कोण निकला है, और वो कोण निकला है तो कितना निकला है। इसका मतलब है बच्चे कि अगर पृथ्वी झुकी है तो फिर कितनी झुकी हुई है, ये किससे पता चलेगा, संदर्भ कौन होगा। क्लियर है? अच्छा बेटा एक बात बताइए सभी बच्चे, मान लीजिए मैं आपके सामने सीधा खड़ा हूं तो मैं कितने डिग्री पर हूं? जाहिर है 90 डिग्री पर हूं। अच्छा, अगर मैं किसी वजह से ऐसे झुकता हूं, इसका बच्चे मतलब मेरा 90 डिग्री पीछे छूट गया तभी तो मैं झुका हूं। तो मुझ में मान लीजिए बेटा ये हाथ मेरा 90 डिग्री है। क्लियर है? तो मुझ में और मेरे 90 डिग्री में जो झुकाव होगा वही तो मेरा झुकाव है। तो क्या पृथ्वी पर भी एक 90 डिग्री है, तभी तो संदर्भ निकलेगा। क्लियर? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी पर भी एक 90 डिग्री है और वही क्या करेगा, संदर्भ का काम करेगा। और देखिए बच्चे हम कितने इजीली उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? पहले मैं मिटाऊं ये सब। ओके एवरीवन ना,
बच्चे यहां ध्यान से देखिए, अपने आप समझ जाएंगे और किसी को कुछ भी नहीं रटना। क्लियर है? और क्वेश्चन बैंक खोल के आप आराम से क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एवरीवन, ठीक है बच्चे, ये देखिए ये मैंने बना दिया पृथ्वी। क्लियर है? नौ। अब बच्चे ये क्या बना दिया? पृथ्वी का मैंने केंद्र, और मैंने क्या किया, इस केंद्र पर एक 90 डिग्री डाल दिया। क्या डाला बच्चे? 90 डिग्री, जिसे आप लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? लंब। क्लियर है? तो मैंने पृथ्वी पर एक लंब खींचा। क्लियर है? अच्छा, ये केंद्र है। अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बना दिया? पृथ्वी का एक्सिस। क्लियर है बच्चे? यही था अक्ष। ये देखो, ये मैंने अक्ष बना दिया। यहां क्या बचा बच्चे? उत्तरी ध्रुव, और क्या बचा यहां? दक्षिणी ध्रुव। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखना बच्चे, क्या पृथ्वी को ऐसे होना चाहिए? देखो सीधा होना चाहिए, पर पृथ्वी सीधी ना होकर क्या है? झुकी हुई है। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि पृथ्वी का जो लंब है और जो अक्ष है, इनके बीच कोण बन गया? देखो ध्यान से बच्चे, कोण बन गया। इसका मतलब है कि पृथ्वी का अक्ष अपने लंब के साथ कोण बना रहा है। तो बच्चे अगर ये कोण पता चल गया तो क्या हमें पृथ्वी का झुकाव नहीं मिल जाएगा? तो रेफरेंस कौन हो गया बच्चे? ये लंब मिल गया। तो बच्चे अगर हमें पता चल गया कि ये कोण कितना है तो हमें क्या झुकाव नहीं मिलेगा? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये जो कोण है ये कितना है? 23.5 डिग्री। क्लियर है? यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कोण कितना है तो आप क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री। तो बताओ बच्चे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? तो बच्चे ये हमारे बोलचाल की भाषा है, जिसे हम रट लेते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पर आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे बच्चे कि पृथ्वी का अक्ष अपने लंब के साथ, पृथ्वी का अक्ष अपने लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, और इसी झुकाव को क्या नाम दिया गया है बच्चे? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्लियर है बच्चे? यही है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। इसका मतलब है बच्चे जो पृथ्वी झुकी हुई है उसका ओरिजिनल नाम क्या है? अक्षीय झुकाव। और अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। अब सभी बच्चे यहां ध्यान से देखना, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिए मैंने क्या लिखा कि पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा समतल, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा समतल पर खींचे गए लंब के साथ 23.5 डिग्री का, कितना बच्चे? 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यही है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो सभी बच्चे याद रखना है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा समतल के साथ, एकदम क्लियर है बच्चे? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा समतल पर खींचे गए लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? अक्षीय झुकाव। बच्चे मेरे इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में आपको पृथ्वी का अक्ष नजर आ रहा है, अक्षीय झुकाव नजर आ रहा है, लंब नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये कक्षा समतल नजर आ रही है? बच्चे ध्यान से हम देखेंगे तो हमें कक्षा समतल नजर नहीं आ रही। तो बच्चे अभी आपको सोचना भी नहीं है कि कक्षा समतल क्या है और क्यों है। क्लियर है? आपको आगे क्लास में बच्चे कक्षा समतल ही आपकी मदद करेगी। अभी आप भूल जाओ कि कोई कक्षा समतल शब्द है। क्लियर है? तो चलिए, ये तो देख लिया बच्चे, और यही क्या है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अब बच्चे जरा ध्यान से देखना, मैं यहां फिर ग्राफ में कुछ कर रहा हूं। इधर क्या है बच्चे? ईस्ट, और इधर क्या है? वेस्ट। अब बताओ क्या समझ में आया? यानी अक्ष के साथ पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पर अक्ष तो झुका हुआ है। तो क्या मैं कहूं कि पृथ्वी भी झुक करके घूम रही है? तो बताओ पृथ्वी की घूर्णन गति किस झुकाव पर? तो क्या बोलेंगे?
अक्षीय झुकाव पर। क्लियर है? इसका मतलब है बच्चे कि देखो हमें साफ नजर आ गया कि अक्षीय झुकाव के साथ ही, अक्षीय झुकाव के साथ ही पृथ्वी, अक्षीय झुकाव के साथ ही पृथ्वी घूर्णन गति करती है। क्लियर है? तो बच्चे भूलिएगा नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पृथ्वी की घूर्णन गति किस झुकाव पर है, तो क्या बोलेंगे? अक्षीय झुकाव पर। बच्चे एकदम क्लियर याद रखिएगा कि इसी झुकाव पर यानी अक्षीय झुकाव पर पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन गति करती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब पता करते हैं कि घूर्णन में कितना वक्त लगता है। क्लियर है? मैं मिटाऊं इसे बच्चे? ओके, चलिए यहां तक तो हमने सारी चीजों को सीख लिया। आप बच्चे वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना? अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, जो मैं आपको गणित की तरह सिखा रहा हूं सभी बच्चे याद रखेंगे। मैंने लिखा है एक घूर्णन काल, एक घूर्णन काल बराबर, तो याद रखेंगे बच्चे 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। क्लियर है बच्चे? भूलेंगे नहीं आप लोग, याद रखिएगा कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पर इसे बोलचाल में हम क्या कहते हैं बच्चे? 24 घंटे या एक दिन। क्लियर है? तो सभी लोग आंकड़ों को भी याद रख सकते हैं कि एक घूर्णन काल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। लेकिन हम इसे बोलचाल में क्या बोलते हैं बच्चे? 24 घंटे बोलते हैं या क्या बोलते हैं? एक दिन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे यह बताना बच्चे कि ठीक है चलो घूर्णन में एक दिन लगा, तो मुझे यह बताइए कि एक दिन में पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? क्या परिवर्तन होता है बच्चे पृथ्वी पर जो 24 घंटे के अंदर होता है? तो क्या बोलिएगा भाई? सिंपल से बच्चे, दिन और रात, अभी रात है फिर दिन हो जाएगी, इसका मतलब है कि 24 घंटे में पृथ्वी पर दिन और रात होती है। तो क्या ये कहा जाए बच्चे, सभी लोग ध्यान से देखना, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि घूर्णन गति के कारण ही, घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात की घटना होती है? क्लियर है बच्चे? कभी नहीं भूलिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती है, तो आप सिंपल कहना बच्चे कि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात की घटना होती है। यानी पृथ्वी घूर्णन करती जाएगी बच्चे और दिन रात अपने हिसाब से होते जाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई? तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि जो घूर्णन गति है उसके कारण ही पृथ्वी पर क्या होती है? दिन रात की घटना। बच्चे एक सवाल ये भी आता है कि लोग जनरली ये भी पूछते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पर घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा? मतलब बच्चे ये जो घूर्णन गति हो रही है, तो अगर घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा? तो बच्चे जनरली हमारे दिमाग में तुरंत ये आता है कि अगर घूर्णन गति रुक जाएगी तो दिन और रात नहीं होंगे। तो बच्चे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन रात नहीं होंगे, ये आंसर सही है या गलत है या कोई और आंसर होगा। चलिए पढ़ने के दौरान हम उस आंसर को भी जज करेंगे कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा। क्लियर है? अच्छा चलिए बच्चे, ये तो क्लियर है, पहले मैं इसको मिटा दूं। ओके एवरीवन, ये बच्चे पूरा समझ चुके हैं? मिटाऊं मैं? ओके बच्चे, आपसे एक प्रश्न आया था 2015 में, पहले जरा उस प्रश्न को हम डील करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया था बच्चे। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, सभी लोग ध्यान देंगे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चे कि प्रदीप्ति वृत्त, क्या बच्चे? प्रदीप्ति वृत्त, इसका दूसरा नाम है बच्चे प्रकाश रेखा। क्या नाम है इसका? प्रकाश रेखा। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदीप्ति वृत्त या प्रकाश रेखा, और बच्चे इसको इंग्लिश में कहा गया है सर्कल ऑफ ल्यूमिनस। क्या कहा गया बच्चे? सर्कल ऑफ ल्यूमिनस किसे कहते हैं? बच्चे देखिए, ये एक अच्छा डायनेमिक सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, या प्रकाश रेखा किसे कहते हैं, या सर्कल ऑफ ल्यूमिनस किसे कहते हैं। क्लियर है बच्चे? तो चलिए जरा इस प्रश्न का आंसर हमें निकालना है कि प्रदीप्ति वृत्त, प्रकाश रेखा या सर्कल ऑफ ल्यूमिनस किसे कहते हैं। लेकिन बच्चे इससे बताने से पहले
मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। सवाल यह है बच्चे कि पृथ्वी पर रोशनी कौन देता है? तो दिमाग में क्या आता है? सूर्य। एक बात याद रखना है कि पृथ्वी पर रोशनी एकमात्र सोर्स सूर्य ही है, वही रोशनी देता है और कोई नहीं देता। क्लियर है? चलिए अब यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये मैंने बना दिया पृथ्वी। ओके एवरीवन, लुक, ये क्या बना दिया मैंने? पृथ्वी। और इस तरफ क्या बना दिया बच्चे मैंने? सूर्य। क्लियर है? ओके। पहले एक बात, हाँ बच्चे ये भी समझते हैं कि सर सूर्य तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो आपने नक्शे में सूर्य को छोटा बना दिया और पृथ्वी को बड़ा बना दिया। तो बच्चे याद रखिए, हम ऑब्जर्वेशन पृथ्वी पर खड़े होकर कर रहे हैं, तो पृथ्वी से अगर सूरज को देखेंगे तो वो बच्चे बहुत दूर है। इस दूरी के कारण सूरज हमें क्या नजर आता है? छोटा नजर आता है। तो याद रखिए ऑब्जर्वेशन पृथ्वी से है। क्लियर है? तो बच्चे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, आप इस दूरी की भी बात कर ले बच्चे कि पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है वो है लगभग बच्चे 15 करोड़ किलोमीटर। कितना बच्चे? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, अब जरा सोचो कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर से सूरज की रोशनी किस पर आएगी? पृथ्वी पर। तो बच्चे मैंने फिजिक्स में एक बात सुनी है, ये सुना है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है बच्चे? हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है, तो चलिए जैसे सूर्य से प्रकाश को चलना है, हम भी वैसे ही चलाते हैं सीधी रेखा में पृथ्वी की ओर। ये देखो बच्चे, क्लियर है? देखते चलिए। ओके, तो बच्चे हमने ये देखा कि किस तरीके से पृथ्वी पर जो है सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी रेखा में आ रही है। यहां तक कि पूरी बात एकदम क्लियर है बच्चे ना? अब बेटा क्या किया मैंने, फिर से सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि मैंने पृथ्वी पर फिर एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया। अब मैं आपसे ये फिर पूछूंगा बच्चे कि बताइए ये इमेजिनरी लाइन आपको क्या शो कर रहा है? याद रखिएगा ये क्या है बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये मैंने बना दिया पृथ्वी। क्लियर है? अच्छा, और ये क्या है बच्चे? तो ये क्या है? ये है सूर्य। अब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए, अगर मैंने फिर पृथ्वी पर एक सीधी लाइन खींचकर आपसे ये पूछा कि जरा मुझे बताइए कि ये सीधी रेखा, ये जो सीधी लाइन है, ये आपको क्या शो कर रही है, क्या दिखाना चाह रही है? तो क्या बोलेंगे आप बच्चे? क्लियर है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन ठीक पिछले हिस्से में रोशनी नहीं पड़ रही है। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि यहां रोशनी और यहां रोशनी नहीं है? अच्छा, फिर देखो बच्चे, क्या मैं कहूं कि रोशनी को हम उजाला कह सकते हैं? तो इस भाग में उजाला है, तो इस भाग में क्या है बच्चा? अंधेरा है। अच्छा एक बात बताना, क्या मैं उजाले को दिन कह सकता हूं? क्लियर है? ठीक है, तो ये है बच्चे, उजाले को क्या कहा मैंने? दिन कहा। ये देखिए दिन। अच्छा, इस तरफ क्या है बच्चे? रात है। तो हमने ये देखा कि इस तरफ दिन है और इस तरफ क्या है? रात है। यानी मैं कहूं कि ये जो रेखा है दिन और रात को बांट रही है। देख रहे हैं बच्चे? तो सभी लोग याद रखना कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर दिन और रात को बांटती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रदीप्ति रेखा। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर दिन एवं रात को, क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर दिन एवं रात को विभाजित करती है, यानी कि बांटती है, विभाजित करती है, हम उसे ही क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, प्रकाश रेखा या सर्कल ऑफ ल्यूमिनस। एकदम क्लियर है बच्चे? तो भूलिएगा नहीं कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर दिन और रात को बांटती है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, प्रकाश रेखा कहा जाता है और इंग्लिश में सर्कल ऑफ ल्यूमिनस कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? ओके। अच्छा, अब सभी लोग जरा ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर मैं उस आंसर को निकालता हूं। आपने देखा था ना बच्चे, इस तरफ वेस्ट दिशा थी, वेरी गुड, और इस तरफ कौन सी दिशा थी बच्चे? ईस्ट। तो हमने देखा कि पृथ्वी घूम रही है। चलिए इसको मिटा देता हूं बच्चे। तो आप सोचो कि जब ये हिस्सा घूमकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? दिन। ये हिस्सा उधर जाएगा तो रात। फिर ये घूमकर आएगा तो दिन, फिर इधर क्या होगा? रात। यानी बच्चे पृथ्वी घूम रही है, दिन रात दिन रात दिन रात हो रही है। क्लियर है? अचानक देखो बच्चे घूर्णन रुक गया। देखो ध्यान से, मैंने पृथ्वी को रोक दिया तो अचानक घूर्णन रुका। तो बच्चे यहां देखो कि अगर मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा कि घूर्णन रुका तो
क्या हो रहा है, यहां देखो बच्चे ध्यान से, क्लियर है, यहां सभी लोग केयर कीजिए। अब देखिए घूर्णन रुका तो क्या हुआ बच्चे, देख रहे हो, यानी जहां दिन था वहां दिन ही रह गया और जहां रात था वहां रात ही रह गया। इसका मतलब है बच्चे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि घूर्णन रुक जाएगा तो क्या होगा, तो हम गलती से भी ये नहीं कहेंगे कि दिन और रात खत्म हो जाएगी, आप कहेंगे दिन रात तो होगा। क्या बच्चे, दिन एवं रात तो होगा, पर दिन एवं रात की विषमता, अंतर क्या हो जाएगी बच्चे, खत्म हो जाएगी। दिन और रात की विषमता यानी जो अंतर है, क्लियर है बच्चे, दिन रात की विषमता खत्म हो जाएगी, दिन एवं रात जो है बच्चे क्या हो जाएगा, रात रह जाएगा। एकदम समझ में आ गया बच्चे, तो घबराना नहीं है। अगर घूर्णन रुका तो सामने देखो बच्चा नक्शा बता रहा है कि दिन का हिस्सा दिन दिन ही रह जाएगा और रात के हिस्से में क्या हो जाएगा बच्चे, रात रात ही रह जाएगी। क्लियर आया। अच्छा बच्चे एक बात बताओ कि क्या तापमान पे भी कुछ असर पड़ेगा, तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। अब देखो बच्चे, मान लो यहां रुका हुआ है, कल्पना करते हैं कि घूर्णन क्या है, अभी रुक गया है, ऐसे सोचो रुक गया है, तो क्या मैं कहूं कि जहां दिन का हिस्सा है वहां तापमान क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ेगा, लेकिन जहां रात का हिस्सा है वहां तापमान क्या हो जाएगा, घटेगा। दिख रहा है बच्चे, यानी हमने दो चीजों को सीखा कि जहां दिन है वहां तापमान बढ़ेगा और जहां रात है वहां तापमान घटेगा। और फिर देखना बच्चे, क्या गर्मी और सर्दी भी होगी, डेफिनेटली जहां दिन होगा वहां हमेशा क्या रह जाएगी, गर्मी रह जाएगी, पर जहां तापमान घटेगा, रात होगा, वहां हमेशा क्या रह जाएगी, सर्दी रह जाएगी। तो देख लेना बच्चे कि घूर्णन रुकने से दिन और रात पर भी असर पड़ा, घूर्णन रुकने से तापमान पर भी असर पड़ा और घूर्णन रुकने से गर्मी और सर्दी जो बन रही है बच्चे उसमें भी अंतर पड़ा। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए बच्चे, हमने यहां तो अच्छे से सीख लिया, लेकिन बेटा एक और सवाल है, आपसे ये पूछा गया है कि पृथ्वी पर ये जो सूरज की रोशनी है, देख रहे हैं बच्चे, पृथ्वी पर सूरज की रोशनी किस प्रकार आती है, यहां केयर कीजिएगा बच्चे, किस प्रकार आती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ सूरज की जो रोशनी है, देख रहे हैं बच्चे, सूर्य की रोशनी, ये जो रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, यहां देखिए बच्चे ध्यान से, ये जो सूर्य की क्या है, रोशनी है। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर किस प्रकार आती है। तो उन्होंने बच्चे अलग अलग ऑप्शन दिए, जैसे एक ऑप्शन में उन्होंने कहा बच्चे कि समानांतर आती है, इसमें एक में कहा अभिकेंद्रीय आती है, एक में कहा अपकेंद्रीय आती है और चौथा कहा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बच्चे 3-4 हो गए कि पहला समानांतर, दूसरा अभिकेंद्रीय, तीसरा अपकेंद्रीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चे कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, जैसा हमने के फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। अब सभी बच्चे जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि ये जो प्रकाश है सब कैसे चल रही है, सीधी रेखा में। यहां देखो या यहां देखो, क्या बच्चे कोई भी लाइन एक दूसरे से टकरा रही है, जरा देखो तो, न यहां टकरा रही है और न यहां टकरा रही है। इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी कहीं भी एक दूसरे से टकरा नहीं रही है। तो इसका मतलब हो गया कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर किस प्रकार आती है, तो क्या कहेंगे बच्चे, समानांतर रूप से आती है। क्लियर हो गया। तो याद रखना है कि रोशनी कैसे आती है। अब देखो बच्चे, यहां पर सीधा आंसर आया कि रोशनी किस तरह आ रही है, तो हम सीधे क्या कहेंगे कि जो रोशनी है वो कैसे आ रही है, समानांतर आ रही है। क्योंकि देख रहे हैं बच्चे, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और कोई भी रेखा एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि जो पृथ्वी पर सूर्य की जो रोशनी है वो कैसे आती है,
समानांतर आती है। लेकिन बेटा अगला क्वेश्चन यह है कि क्यों समानांतर आती है और प्रकाश सीधी रेखा में ही क्यों चलती है। दो क्वेश्चन फिर आगे बच्चे, क्योंकि कमीशन है वो क्वेश्चन में फंसाएगी आपको। तो सभी लोग याद रखिएगा कि प्रकाश इसलिए सीधी रेखा में चलती है या समानांतर आती है, ऐसा क्यों होता है बच्चे। तो याद रखना, ऐसा इसलिए होता है दूरी के कारण। किसके कारण बच्चे? दूरी के कारण। तो सभी लोग याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और इतनी दूरी के कारण ही बच्चे सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर आती है तो वो किस रूप में बदल जाती है? समानांतर रूप में बदल जाती है, और इसीलिए प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अब बेटा अब चाहे घूर्णन से जितना मैंने सिखाया, अब चाहे आईएएस का एग्जाम दें, आप क्लर्क का एग्जाम दें, एक एक क्वेश्चन बच्चे आपके क्लास नोट्स के अंदर रहेगा, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और निश्चित आप क्वेश्चन बैंक बना करके प्रैक्टिस कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने वादा किया है बच्चे आपको द बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्लास नोट्स देने का। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं दिल से। थैंक यू।